Ji, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Junaid, and today my topic of discussion is about project management. Or so, first of all, we have the topic of work breakdown structure. अच्छा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है इसको हम ये क्या चीज़ होती है फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ इट्स इज अ हायरार्किकल लिस्टिंग ऑफ व्हाट मस्ट बी डन ड्यूरिंग अ प्रोजेक्ट ठीक है एंड इन सिंपल वर्ड्स द मेथड इज यूजिंग फॉर कंप्लीटिंग अ कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप प्रोजेक्ट्स बाय breaking down into chunks done by the team simultaneously and leading to better team productivity. अच्छा इस कॉन्सेप्ट को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मिसाल के तौर पे एक गवर्नमेंट जब भी आती है अगर हम एक बड़े लेवल पे बात करें एक कंट्री लेवल पे स्टेट लेवल पे एक गवर्नमेंट जब भी आती है एक जो प्राइम मिनिस्टर होता है हमें पता है कि उसके पास इख्तियारात ज़्यादा होते हैं लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर खुद सारे काम नहीं करता उसके नीचे टीम्स उसने डिवाइड की होती है मिनिस्ट्रीज डिफाइन होती हैं उसके नीचे देन मिनिस्ट्रीज के अंडर मजीद जो है जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स और इस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है एंड देन उनके अंडर मजीद इस तरह के काम आ रहे होते हैं मतलब इस कॉन्सेप्ट को समझाने का मकसद ये है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में भी इसी तरीके से काम हो रहा होता है कि हायर अथॉरिटी से काम चलता है और काम जो है आहिस्ता आहिस्ता चंकिंग के अंदर ना एंड जो हमारा लास्ट जो एक एम्प्लॉय होता है ऊपर सीईओ से लेके नीचे एम्प्लॉय तक जो है ना हमारे काम डिवाइड हुए होते हैं ठीक है जिसके मतलब कि नीचे से फिर आहिस्ता आहिस्ता काम होना शुरू होता है और ऊपर तक उसकी प्रोग्रेस नजर आती है मतलब कि हम काम को ब्रेक डाउन कर लेते हैं और जो स्पेशलाइज्ड बंदे होते हैं उस चीज़ के अंदर हम उनके अंदर डिवाइड कर देते हैं इस काम को इससे ये होता है कि एक तो हमारी जो है ना टीम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है ठीक है और हम जितने भी टास्क हैं उनको हम जो हमारे कॉम्प्लेक्स टास्क हैं उनको हम जल्दी डन कर लेते हैं देन फिर हमारे पास लेवल्स आ जाते हैं इसके बेसिकली usually large projects have excess number of activities that's why planners need systematic framework regarding ठीक है अब इसके अंदर आ जाता है हाउ मच कॉस्ट इट विल रिक्वायर एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक अच्छा अब जाहिर सी बात है जब भी हमने इस तरह की एक्टिविटीज़ को जाहिर सी बात है हमने डिवाइड करना है तो उसके अंदर हमने सबसे पहले कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करना पड़ेगा हमें कि इन टर्म्स ऑफ टाइम ये इतना एफिशिएंट है कि मतलब हम टाइम एफिशिएंटली उसको यूटिलाइज कर सकें और हमारी कॉस्टिंग ज़्यादा तो नहीं आ रही उसके ऊपर बनस्बत ये कि हम डिवाइड करने की बजाय अगर खुद कर लेते हैं उस तरह कॉस्ट कम आ रही है या डिवाइड करने से कॉस्ट कम आ रही है तो हम ये कुछ बेसिक पैरामीटर्स को भी देख लेते हैं देन फिर हमारे पास लॉजिकल फ्रेमवर्क आता है जो कि मतलब जिसके अंदर हम कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो मैंने पहले चीज़ें बताई हैं उसको मजीद इसके अंदर हम डिफाइन कर देते हैं कि फर्स्टली वी हैव अ प्रोजेक्ट then identify the major elements of project and then we have to identify the supporting activities for each major element and in the last breakdown of every major supporting elements into small chunks needed to accomplish तो एक ये पूरा फ्रेमवर्क उसने हमें बता दिया कि एक प्रोजेक्ट होना चाहिए फिर उसके कुछ मेन एलिमेंट्स होते हैं नीचे फिर उन नीचे जो एलिमेंट्स के भी कुछ जो एक्टिविटीज़ है ना उनकी कुछ सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उन मेजर एलिमेंट्स की एंड देन उन सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए भी हमने मजीद फर्दर ब्रेक डाउन किया होता है इसकी एग्जांपल ये हमारे पास चार्ट है कि इसका लेवल 1 है इसका प्रोजेक्ट हमें नज़र आ रहा है देन फिर लेवल 2 के ऊपर ये जो हमारे मेजर एलिमेंट्स हैं देन सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ एंड देन सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ के अंडर भी हमारी कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो कि हमने अकम्प्लिश करनी होती हैं सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट गैंट चार्ट्स अच्छा अब गैंट चार्ट्स भी ना जो है ना ये एक प्लानिंग एंड स्केजुअलिंग टूल है ठीक है जिस तरह लास्ट के अंदर तो हमने अपने काम को डिवाइड किया ना मतलब वो ब्रेक डाउन से रिलेटेड था हमारा कि हमने एक्टिविटीज़ को डिवाइड करना है मुख्तलिफ चंक्स के अंदर लेकिन इसके अंदर हम अपने जो सारे प्रोसेसेस हैं उनको प्लान किस तरह करना है उनको स्केड्यूल किस तरह करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा इसकी डेफिनेशन है ये कि आप पॉपुलर विजुअल टूल विच इज़ यूज फॉर प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग सिंपल प्रोजेक्ट्स ठीक है इसकी सिंपल सी एग्जांपल है ठीक है कि इस पर्पस के लिए यूज होता है एंड इट एनेबल्स मैनेजर्स इनिशियली schedule project activities monitoring the progress over time and then comparing planned progress over actual progress तो सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है हमें अपने प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज को स्केड्यूल करना है ठीक है देन फिर हम मॉनिटर करेंगे उनको कि जी टाइमली कि जी ये एक जो हमने एक्टिविटी को डिज़ाइन की है ये कितना वीक्स ले रही है कितने मंथ्स ले रही है कितने डेज ले रही है ठीक है एंड देन फिर हम जो हमारी एक्चुअल जो हमने अच्छा जो हमने प्लान की होगी ना प्रोग्रेस मतलब जो हमारा पेपर वर्क होगा देन फिर आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन हम उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेड रिजल्ट्स हैं कि हमने क्या चीज़ गेट की है और मतलब कितना हमें क्या कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी कितना हमें बेनिफिट हुआ है
आया कि वो चीज़ इतनी मतलब कि कंपैटिबल थी भी कि नहीं थी, वो प्लान इतना कंपैटिबल था भी कि नहीं। तो इसकी एग्जांपल इसके सबसे पहले स्टेप्स आ जाते हैं हमारे पास। तो उसके स्टेप्स यही है कि द नंबर ऑफ स्टेप्स आर रिक्वायर्ड मेजर एक्टिविटीज एंड देन टाइम एस्टिमेट्स फॉर ईच एक्टिविटी एंड देन डिटरमिन द सीक्वेंस। ठीक है, अच्छा इसके अंदर वही बात आ गई कि हमने एक मेजर एक्टिविटीज हमें चाहिए होती हैं, देन फिर टाइम एस्टिमेट्स हमें हर एक्टिविटी के अकॉर्डिंग वो के जो है ना पैरेलल हमें डिफाइन करना पड़ता है इस एक्टिविटी का, एंड देन हमें उनका सीक्वेंस भी रखना होता है कि इस एक्टिविटी के बाद ये एक्टिविटी चलेगी, ये एक्टिविटी होगी, एंड देन आफ्टर दिस एक्टिविटी विल बी डन, एंड इस तरह करके हम पूरा एक चार्ट बना लेते हैं। अच्छा अच्छा, ये जो हमारा गैंट चार्ट होता है ना, फर्स्टली ये कि हमें जो प्लानिंग एंड स्केजुलिंग में तो काफ़ी मदद देता है, ठीक है ना, लेकिन ये ना किसी चीज़ के दरमियान रिलेशनशिप नहीं बिल्ड कर पाता। ठीक है, ये हमें नहीं बताता कि जी किस एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी के बाद प्रॉपर ये एक्टिविटी स्टार्ट होगी, एंड देन इसका जो रिलेशन होगा आगे इस एक्टिविटी के साथ बनेगा। ये सिंपल हमें बस मुख्तलिफ प्लान और स्केजुलिंग बताता है कि इस वीक में ये काम है, इससे अगले वीक में ये काम शुरू हो रहा है, या इसी वीक के मिड से ये काम शुरू हो रहा है। इसकी हम एग्जांपल आगे देख सकते हैं। तो जैसे ये है कि जी सबसे जो हमारा एक्स एक्सिस है उस पे उन्होंने हमें वीक्स आफ्टर स्टार्ट बताया, एंड देन वाई एक्सिस पे हमारी एक्टिविटीज़ हैं। जैसे लोग ये मुख्तलिफ बताए, न्यू फैसिलिटीज़ के बारे में बताया, 8 वीक तक हैं, इंटरव्यू जो है 4 वीक तक हो जाएंगे, देन फिर 4 वीक से ऑनवर्ड जो है हमारी जो है हायरिंग एंड स्टाफिंग जो है हमारी वो शुरू हो जाएगी। देन फिर इसी के मिड से हमारा जो है फर्नीचर हमने मंगवाना है वो हमारा आ जाएगा 8 वीक से ऑनवर्ड। तो मतलब इस तरीके से हमने अपनी चीज़ें प्लान की होती हैं, लेकिन हमें इसके अंदर कोई भी एज सच वो नज़र नहीं आ रहा कि कोई रिलेशनशिप है इनका आपस में, कोई चीज़ें इंटरलिंक है या हमने इस काम के बाद ये काम करना है। तो ये इसका एक क्या कह सकते हैं ड्रॉबैक है, जिसके अंदर ये लैग लैग करता है हमारा गैंट चार्ट्स। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पर्ट एंड सीपीएम। अच्छा, पर्ट बेसिकली इसका एक्रोनिम है प्रोग्राम एवेलुएशन एंड रिव्यू टेक्निक, एंड सीपीएम मींस द क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है ना। अब ये जो हमारे पास पर्ट होता है ये बेसिकली एक प्रोबेबिलिस्टिक टेक्निक है, जिसके अंदर हमारा जो टाइम है ना वो सर्टेन नहीं होता इतना, कोई भी हमें फिनिश करना प्रोजेक्ट। अच्छा, अगर हम इस डेफिनेशन के अंदर हम एक सिर्फ वर्ड प्रोबेबिलिस्टिक को ही मेन फोकस बना लें, तो दिस विल टेल अस के जो प्रोबेबिलिटी है वो उसकी सिंपल डेफिनेशन क्या होती है कि किसी भी चीज़ के होने के चांसेस होते हैं, मतलब वेरिएशन आ रही होती है, हमें क्लियर कट डिफाइन नहीं होता कि इसके अंदर क्या होना है। ठीक है ना, पॉसिबिलिटीज अकर कर रही होती हैं। तो इस वजह से हमें इधर इसकी वजह से भी हमें पता लग जाएगा कि पर्ट के अंदर जो है हमारी जो टाइमिंग्स है ना वो सर्टेन नहीं होती, मतलब कि वेरिएशंस आ रही होती हैं। हमें पिन पॉइंट पता नहीं होता कि एग्जैक्ट इस टाइम के अंदर या इस मोमेंट में ये काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये डिपेंड करेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास क्रिटिकल पाथ मेथड आ जाता है। अच्छा, बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, जिसका मतलब कि हमारे पास इसके अंदर एंड पॉइंट भी होता है और एक स्टार्ट पॉइंट भी होता है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट भी होता है किसी प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, और बेसिकली इसके अंदर हमारे पास प्रिडिक्टेबल एक्टिविटीज आ जाती हैं। अच्छा, इसके अंदर अगर हम सिर्फ खाली लोग स्टेटिस्टिकल को ही पिन पॉइंट कर लें तो हमें ये चीज़ अच्छे तरीके से पता लग जाएगी कि स्टैट्स के अंदर वो हमारा सारा क्वांटिटेटिव डाटा होता है। ठीक है, वो हमारी एग्जैक्ट कैलकुलेशंस होती हैं। सो ऑन दैट बेसिस हम इजीली डिटरमिन कर सकते हैं व्हाट विल बी आवर डिजायर्ड रिजल्ट्स, एंड वी कैन इजीली कंपेयर आवर प्लान्ड जो हमारे जो थे रिजल्ट्स विद द एक्चुअल रिजल्ट्स। ठीक है ना, प्लान इन सारी चीज़ों को। देन फिर वाइल अच्छा, अब इस चीज़ को देखते हुए हम ये भी कर सकते हैं कि वाइल यूजिंग दिस मैनेजर्स कैन ऑब्टेन। अच्छा, इसको यूज़ करते हुए मैनेजर्स क्या कर सकते हैं? एक तो ज़ाहिर सी बात है हमें एक तो ग्राफिकल डिस्प्ले मिल जाता है प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ का। देन हम अच्छा एक हमारे पास हमें ये भी पता लग जाता है कि इसके अंदर प्रोजेक्ट कितना टाइम लगाएगा, कितना टाइम लेगा। ठीक है ना, और उसके बाद ये भी आ जाती है एन इंडिकेशन ऑफ विच एक्टिविटीज आर द मोस्ट क्रिटिकल टू टाइमली प्रोजेक्ट। मतलब इसके अंदर ये भी आ जाएगा कि कितनी देर में किस लिहाज से ये अपना जो प्रोजेक्ट का टाइम है वो कंप्लीट करेगा, और और हमें ये भी पता लग जाता है कि हम किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को करके हम डिले होने से भी बचा सकते हैं। ये चीज़ें भी आ जाती हैं। मतलब हमने कोई ऐसी एक्टिविटी करनी है कि उसमें मजीद डिले ना आए। ठीक है ना, तो ये हमारे पास पर्ट और सीपीएम की कुछ एग्जांपल है। मतलब इस तरीके से हमने एक एवेल्युएशन मैट्रिक्स सा बना लिया होता है, जो कि हमें एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे देता है किसी भी काम के करने की। ठीक है, जो कि हमारी इंप्रूव करती है डिसीजन मेकिंग को और फ्यूचर फोरकास्टिंग हमने जो भी अपने बिजनेस से रिलेटेड करनी होती है।
देन हमारे पास जो इसी की जो सब कैटेगरी है हमारे पास आती है नेटवर्क डायग्राम, ठीक है ना। अगर मैं पीछे चलूँ तो हमने पर्ट के अंदर कुछ और सीपीएम के अंदर कुछ हमने ये देखी हैं, शेप्स देखी हैं, तो इनके हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि बनती कैसे हैं और इनका पर्पस क्या होता है बेसिकली। और हमने जो पीछे एक गैंट चार्ट पढ़ा था जिसके अंदर हमें पता चला था कि वहाँ पे हम स्केजुलिंग और प्लानिंग कर सकते हैं लेकिन रिलेशनशिप नहीं बिल्ड कर सकते। लेकिन इस टॉपिक में हमें ये पता चलेगा कि गैंट चार्ट प्लानिंग एंड स्केजुलिंग में तो बेहतर है, ठीक है, लेकिन जो रिलेशनशिप बिल्डिंग है उसके अंदर पर्ट और सीपीएम का कितना क्रिटिकल रोल इसके अंदर पाया जाता है। देन हमारे पास नेटवर्क डायग्राम्स आ जाती हैं। बेसिकली नेटवर्क डायग्राम इसकी बेसिक डेफिनेशन है कि डायग्राम ऑफ अ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज दैट शो सीक्वेंशियल रिलेशनशिप बाय यूज ऑफ रोज एंड नोड्स, ठीक है। रोज बेसिकली हमें पता है जी तीर के निशान को कहते हैं और ये जो हमारे पास गोल सा दायरा है इसको हम नोड कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, देन फिर इसके अंदर हमारे पास दो तरह की सब कैटेगरीज है, इसको हम सिनेरियो कह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द एक्टिविटी ऑन रो एंड द सेकंड वन इज एक्टिविटी ऑन नोड, ठीक है ना। अब एक्टिविटी ऑन एरो का मतलब ये है कि जी हमारी जितनी भी एक्टिविटीज होंगी उनको हमने जी एरो से उनको बताना है। ये जिस तरह हम इसके अंदर देख सकते हैं, पहली फिगर जो है ब्लू कलर में, इसके अंदर हमने एरोज से बताया हुआ है। एरोज के ऊपर हमने अपनी जो भी एबीसीडी या जो भी उसका नाम लिखा हुआ है प्रोसेस का वो इसके ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन हम अगर AO1 में देखें जो कि हमारी रेड कलर में पिक्चर है, इसके अंदर हमने नोड्स के अंदर बताया हुआ है कि ये नोड इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हमें इस तरीके से भी बता देता है। ये दो मतलब रिप्रेजेंटेशन के मेथड्स हैं। मतलब ये डिपेंड करता है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है, एम्प्लॉयज टू एम्प्लॉयज वेरी करता है, ठीक है, कि कौन बंदा किसको किस तरह यूज करता है। तो इनको हम फर्दर आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इनका क्या पर्पज है, ये क्या होते हैं। देन बोथ AOA एंड AON मींस एक्टिविटी ऑन एरो एंड एक्टिविटी ऑन नोड्स। इनका जो बेसिकली हमें ये बताते हैं कि सबसे पहले हमें क्रिटिकल पाथ मिल जाता है, जैसे भी हमने डायग्राम में देखा है कि हमें प्रॉपर पता लग रहा है क्या चीज़ किधर जा रही है, क्या चीज़ किधर जा रही है। देन हमें बता देते हैं कि जी एरोज और नोड्स के थ्रू हमें बता देते हैं। बेसिकली ये दो चीज़ें हैं जो आपस में रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं एक नोड है, बल्कि दो नोड है, उनको आपस में कनेक्ट किया हुआ है एक एरो ने। तो ये एक रिलेशनशिप बिल्ड हुआ है। अच्छा, इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि हमारे पास इस डायग्राम के अंदर सिर्फ एक पाथ नहीं है, हमारे पास मुख्तलिफ पाथ है, ठीक है। तो अब देखो, अब हमें पता लग रहा है कि जी फिलहाल बी स्टार्ट हुआ है, फिर बी का रिलेशनशिप डी के साथ भी बन रहा है, फिर इधर जी सी के साथ भी आगे चल के देन फिर ई का, मतलब इस तरीके से पूरी चीज़ें डिफाइन है, हमें पता चल रहा होता है कि क्या चीज़ किधर जा रही है कैलकुलेटेड वे के अंदर। देन फिर हमें एक तो ग्राफिकल एसोसिएशन पता लग जाती है दोनों टास्क के दरमियान, जो भी हमारे जितने भी टास्क हैं। एंड देन जो लास्ट चीज़ है ना, ये कि बोथ आर यूज टू डिटरमिन सिक्वेंशियल रिलेशनशिप विच गैंट चार्ट कैन नॉट टेल अस, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक हाईलाइट थी इसकी कि ये इसका जो बेसिक डिफरेंस है गैंट चार्ट की निस्बत, ये क्या डिफरेंस आ रहा है। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अब हम इनको डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक्टिविटी ऑन रोज AOA, बेसिकली इसके अंदर हम एरोज को यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट एक्टिविटीज एंड वाइल अच्छा, जो हमारा एरो है ना वो हमारी एक्टिविटीज को शो कर रहा होता है और जो हमारे नोड्स हैं बेसिकली वो इवेंट्स को शो कर रहे होते हैं। मतलब एक्टिविटीज और इवेंट्स के दरमियान हमें उसने एक रिलेशनशिप बताया होता है उसने। अच्छा, अब इसके अंदर ना हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं कि जो हमारा हर नोड होता है ना इसकी कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं। अच्छा, नोड का या तो स्टार्ट टाइम होगा कई दफ़ा, ठीक है ना। अब स्टार्ट टाइम का मतलब क्या होता है कि टाइम व्हेन एक्चुअली एक्टिविटी एक्चुअली स्टार्ट्स, मतलब कि इजीली अंडरस्टैंडेबल ये चीज़ है। देन फिनिश टाइम भी हमें बताया जा सकता है। फिनिश टाइम बेसिकली क्या होता है कि टाइम व्हेन एक्टिविटी एक्चुअली फिनिशेस, ठीक है। एंड देन फ्लोट एक तीसरी टर्म है जिसका जो मकसद होता है वो ये होता है कि इट मीन्स दैट इट टेल्स हाउ मच एक्स्ट्रा टाइम यू हैव और द अमाउंट ऑफ टास्क can be delayed without over delay in other task or project. It's अच्छा, बेसिकली ये हमें बताता है कि जी जो एक ओरिजिनल टाइम है ना उससे मतलब कि कितना टाइम ले रहा है आपका एक टास्क, मतलब कितना डेविएट कर रहा है, ठीक है ना। मतलब एक आपने ओरिजिनल टाइम कैलकुलेट किया हुआ है और उससे एक्स्ट्रा टाइम कितना लग रहा है उस टास्क को वो पूरा करने के लिए ना, ठीक है। तो इसके लिए एक और टर्म यूज की जाती है, वो है स्लैक के नाम से, ठीक है ना। और अगर हम इसकी बुक के अंदर स्लैक की डेफिनेशन देखें तो उसके जो, अगर मैं वर्ड बाय वर्ड उसको पढ़ूं तो उसके अंदर लिखा हुआ है allowable slippage for a path
the difference between the length of a path and the length of the critical path। ठीक है ना, मतलब कि हमने देखना होता है एक क्रिटिकल पाथ के क्रिटिकल पाथ और जो एक्चुअल लेंथ है उस मतलब पाथ की जो है मतलब कितना आपस में कितना डिफरेंस है उनका। ठीक है, तो आगे चल के हम अभी इस चीज़ को भी देखते हैं कि हमारा जो क्रिटिकल जो वेरियस पाथ्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, वो क्या चीज़ें होती हैं, तो इनको भी हम देख लेते हैं। सो another terms in which the first one is activities, it means that project steps that consume resources। obvious सी बात है, जो भी हम प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं इट इज़ ऑब्वियस मतलब ऑब्वियसली वो जो है हमारे कोई ना कोई रिसोर्सेज या किसी न किसी टाइम को यूटिलाइज कर रहे होते हैं। देन हमारे पास अनदर टर्म इज इवेंट्स। इवेंट्स क्या होता है? स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग ऑफ एक्टिविटीज डेजिग्नेटेड बाय नोड्स इन द एओए कन्वेंशन। इसकी सिंपल बात है कि जो हमारी स्टार्टिंग और फिनिशिंग एक्टिविटीज है ना, उनको बेसिकली ये बता रहे होते हैं इवेंट्स क्या है कि जी। अच्छा, देन पाथ आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। और अच्छा, इवेंट्स को हमने बताया था कि नोड्स रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। देन पाथ आ जाता है हमारे पास। बेसिकली पाथ क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज होती हैं जो कि लीड करती हैं फ्रॉम स्टार्टिंग नोड टू द फिनिशिंग नोड। ठीक है, वो एक पाथ होता है। मतलब आप इधर घर से आपने किसी बाहर सुपर स्टोर तक जाना है, तो आप किसी ना किसी रास्ते से होके जाएंगे, तो वो जो रास्ता है बेसिकली वो पाथ है। ठीक है ना। इसी तरह अगर हमने किसी प्रोजेक्ट की कंप्लीशन करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है वो स्टार्ट होगा और उसका कोई ना कोई फिनिशिंग पॉइंट होगा। तो जो हम वो रास्ता तय करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड द एक्चुअल पाथ ऑफ दैट प्रोजेक्ट कह सकते हैं, या जो भी हमारा एक वो होगा प्रोजेक्ट ही होगा। देन हमारे पास इसके अंदर दो तरह की चीजें आ जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्रिटिकल पाथ एंड देन क्रिटिकल एक्टिविटीज। अच्छा, क्रिटिकल पाथ बेसिकली जो है ना, हमारा सबसे बड़ा रास्ता जो होता है ना, बहुत बड़ा रास्ता जो मतलब लॉन्गेस्ट पाथ होता है सारों की निस्बत, बेसिकली वो हमारा जो है ना क्रिटिकल पाथ होता है। और ये मजे की बात, इसी की बेस के ऊपर हम अपनी जो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है ना उसको कर रहे होते हैं। ठीक है ना, कि हमारा प्रोजेक्ट को कितना टाइम लगेगा। और इसको अगर हम टेक्निकली भी देखें तो हमें यही समझ में आता है कि जी एक बड़ा रास्ता है, ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है, अब छोटे रास्ते कम टाइम लेंगे और एक बड़ा रास्ता, अच्छा बड़ा रास्ता हमें बता देता है कि मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है। तो ये हमें बेसिकली क्रिटिकल पाथ जो है ना, मैक्सिमम जो एक टाइम लिमिट एक किसी प्रोजेक्ट कंप्लीशन में लग सकती है ना, क्रिटिकल पाथ हमें वो बता देता है। और हमें पता लग जाता है कि ठीक है, और हम पहले से ही तैयार हो जाते हैं। एंड देन फिर हम अपनी जो स्ट्रेटेजीज हो गई और इस तरह की सारी चीज़ें इस हिसाब से उनको डिज़ाइन करते हैं। देन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, और इसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं कि जो भी हमारी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ मीन्स द एक्टिविटीज़ आर डन ऑन द क्रिटिकल पाथ। ठीक है ना, तो ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। सो द नेक्स्ट वन इज एक्टिविटी ऑन नोड्स। ठीक है ना, तो बेसिकली हमने डिफरेंस बेसिक पढ़ा था कि हम उसको एओएन को जो है सिंपल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारे एओएन है उनको नोड वो उसके अंदर एरोस के ऊपर हम अपना कर रहे होते हैं डिस्प्ले, और एओएन के अंदर हम जो है नोड्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं डाटा। ठीक है ना, तो अगर मैं उसकी एग्जांपल आपके साथ शेयर करूं, सॉरी ये वाली, इसके अंदर देखें ये एरोज हैं और इसके ऊपर हमने बताया हुआ है कि जी ये हमारा एक पाथ है। लेकिन अगर हम आगे चलें तो हमें एक चीज़ पता लगेगी कि ये जो एओएन है इसके अंदर हमने नोड्स के अंदर अपने डाटा को रिप्रेजेंट किया है। इसके अंदर हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक फिनिशिंग पॉइंट होता है, और ये बल्कि ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। बेसिकली हमारे जो एओए होता है उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है, जब हम आगे पढ़ रहे होते हैं पाथ डिफाइन करते हुए हमें कहीं ना कहीं डमी एक्टिविटीज़ भी बनानी पड़ती हैं। ठीक है, वो ये होता है कि कई दफ़ा जब हमारा जैसे ये हमारे पास बी और ई, ए आगे बी, ए बी, और मतलब कई दफ़ा एक एक पाथ जब आगे मल्टीपल पाथ्स के अंदर डिफाइन होना होता है ना, तो वो ओवरलैप कर रहे होते हैं। तो उस ओवरलैपिंग को ख़त्म करने के लिए हम डमी एक्टिविटीज़ बना देते हैं, ताकि जो हमारा एक टेक्निकल जो एक सिनेरियो चल रहा है वो डिस्टर्ब ना हो। उसको भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। देन हमारे पास इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आ जाता है नेटवर्क कन्वेंशंस। नेटवर्क कन्वेंशन बेसिकली इज द मोस्ट बेसिक एंड कॉमन फीचर टू प्रेजेंट नेटवर्क डायग्राम्स। ठीक हो गया। एंड दिस विल प्रोवाइड सफिशिएंट बैकग्राउंड फॉर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एसोसिएटेड विद प्रेसिडेंस डायग्राम्स एंड अलाउ यू टू सॉल्व टिपिकल प्रॉब्लम्स। अच्छा बेसिकली देन अच्छा बेसिकली एक हमारे पास ना टेबल होता है, इसको हम नेटवर्क कन्वेंशन कहते हैं। इसके अंदर एक्टिविटीज दी होती हैं कि क्या हो रही हैं, एंड देन इमीडिएट प्रेडिसेसर होता है हमारे पास, जिसके अंदर वो बताया होता है कि किस चीज के आगे कौन सा पाथ चल रहा है। मतलब ए बी के आगे इस तरीके से पाथ इन्होंने डिफाइन किया है, मतलब इसके आगे हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। मतलब ये हमें टेक्निकली बता देता है कि आपका पाथ जो है ना किस तरीके से चलना है।
ठीक है, और आप किस तरीके से अपने टिपिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, बेसिकली इसके अंदर जो एक और चीज़ है, इट कंटेन्स अ डमी एक्टिविटी व्हेन नीडेड in order to recognize the need to use a dummy activity using the AOA approach. When presented with the list of activities and the activities each precedes, examine the immediate predecessor list. ठीक हो गया, इसके अंदर वही बताया कि हम AOA approach के अंदर यूज करते हैं, हमारे पास लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज होती हैं जो कि इमीडिएट प्रीडिसेसर के अंदर उन्होंने डिफाइन की हुई हैं। जो है हमारे पास सबसे पहले केस 1 आ जाता है। केस 1 के अंदर उसने हमें वही चीज बताई हुई है कि जी the nodes are typically from left to right with lower numbers assigned to preceding nodes and higher number to the following nodes। वही चीज बताई है कि सिंपल हमारा एक ए भी है, देन वो आगे फर्दर डिवाइड हुआ हुआ है नंबर्स के अंदर, एंड देन एक पाथ फॉलो करते हुए 1 हमारा फिनिश स्टार्टिंग पॉइंट एंड 5 हमारा फिनिशिंग पॉइंट है हमारा। ठीक हो गया ना, और नंबर्स के अकॉर्डिंगली उन्होंने सारा एक पाथ डिफाइन किया हुआ है। एक तो तरीका ये है, ठीक है ना, और देन हमारे पास एक तरीका आ जाता है जिसके अंदर हम स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को मेंशन कर देते हैं। तो ये दोनों टेक्निक्स ही ठीक है, इसका कोई मसला नहीं है, बस विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, आप जिसको जिस तरह मर्जी कर लें, ठीक है ना। और इसके अंदर स्टार्टिंग पॉइंट को लैदा बताया हुआ उन्होंने, साथ लिखा हुआ उसकी, एंड देन उसी तरीके से डायग्राम में कोई डिफरेंस नहीं है एज सच। अच्छा, देन फिर हमारे पास ना कंपैरिजन आ जाता है बिटवीन AON एंड AOA नेटवर्क कन्वेंशंस, ठीक है। अच्छा, अब वही जो जो हमने पाथ्स डिफाइन किया ना, अब हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे कि वो हमने किस वजह से किए हैं या किस तरीके से किए हैं, किस सेट पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली हमने वो सारे के सारे डिफाइन किए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा कि जी इन्होंने बताया हुआ ना ABC, और ये इसको लिखा हुआ है ए को इस साइड। अच्छा, हमारी लेफ्ट साइड AON है और राइट साइड जो है ना हमारी AOA है, ठीक है ना। और इसको आप देख लीजिएगा। अब हम इनकी पढ़ लेते हैं, कुछ एक्टिविटी के मीनिंग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो ए जो है सबसे पहले बी से पहले आएगा, एंड देन विच कम बिफोर सी, मतलब कि उन्होंने कहा कि एक सीक्वेंस के अंदर चलना है, ठीक है ना, कोई खिचड़ी नहीं बनानी है आपने, एक प्रॉपर ए पहले आएगा, बी उसके बाद, सी उसके बाद। अच्छा, देन फिर उसने क्या कहा कि अगर A and B must both be completed before C can start, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे दो एक्टिविटीज आ रही हैं तो उन दो एक्टिविटीज को C से पहले पूरा होना चाहिए, देन फिर हमने C की तरफ प्रोसीड करना है। ये हमें दूसरी के अंदर नजर आ रहा है। देन तीसरे के अंदर उन्होंने बताया कि B and C कैन नॉट बिगन अंटिल A इज कंप्लीटेड। तो हमें भी पता लग गया कि जी जब तक हमारी पहली एक्टिविटी खत्म नहीं होगी तब तक हम किसी अगली एक्टिविटी तक नहीं जा सकते, उसको पूरा नहीं कर सकते। तो देन फिर हमारे पास आ जाता है कि जी सी एंड डी कैन नॉट बिगन अंटिल बोथ ए एंड बी आर कंप्लीटेड, ठीक है ना। इसको सिंपल अगर हम इधर देख लें कि जी हमारी जो पहली दो एक्टिविटीज हैं वो कौन सी हैं, ए एंड बी है। तो ये एक कुछ कोई ना कोई एक रिजल्ट दे रही है, रिजल्ट के बाद हमारी दूसरी एक्टिविटी शुरू हुई है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो हमारी एक्टिविटीज शुरू हुई हैं वो खत्म होंगी, देन फिर हमारी एक प्रॉपर वे के अंदर नया पार्ट डिफाइन होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। देन फिर उसने बताया कि सी कैन नॉट बिगन अंटिल बोथ ए एंड बी आर कंप्लीटेड, डी कैन नॉट बिगन अंटिल बी इज कंप्लीटेड, ए डमी एक्टिविटी। अच्छा, बेसिकली जो इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको हम कह सकते हैं कि जी अब ए और बी जो है ना ये पाथ मतलब कि सी एक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इसी के अंदर जब हमारी जो बी वाला जो सिनेरियो ना, इसको आप लेफ्ट साइड पे देखें, मतलब ए और बी जो है दोनों सी को डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन बी हमारा डी को भी डिफाइन कर रहा है। तो इस लिहाज से इस खिचड़ी को हमने सॉर्ट आउट करने के लिए ना हम एक डमी एक्टिविटी बना लेते हैं, जिसके अंदर हम इजीली आराम सुकून से ना, मतलब इतनी ज़्यादा लाइंस वगैरह खींचने की निस्बत हम एक डमी एक्टिविटी बीच में बता देते हैं जो कि बता रही है कि बी ऊपर लिंक है ऊपर वाली रो के साथ, एंड देन बी का इसके साथ भी रिलेशनशिप है, ठीक है ना। तो इजीली हम इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर देते हैं। देन फिर हमारे पास जो एक पॉइंट आ जाता है कि बी एंड सी कैन नॉट बिगन अंटिल ए इज कंप्लीटेड, ठीक हो गया, ये चीज हमें पता लग गई। एंड देन डी कैन नॉट बिगन अंटिल बोथ बी एंड सी आर कंप्लीटेड आ डमी एक्टिव, ठीक है। अब बेसिकली अभी हम लेफ्ट साइड पे देखें तो ए जो है ए के अंदर बी के अंदर भी जा रहा है और सी के अंदर भी कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। और अच्छा फिर आगे हम देखेंगे तो सी बी से मिल रहा है आगे चल के, तो मतलब कि काफी रिलेशनशिप बी के साथ बन रहा है। तो इस तरह करके तो हम ना सिंपल एक डमी एक्टिविटी क्रिएट कर लेंगे जिसके अंदर हमें इजीली पता लग रहा है कि सी इसके साथ मिल गया जाके आराम सुकून से, और हमारी एक एक्टिविटी फ्लो में चल रही है, रादर देन कि हम इस तरीके से करें। ये थोड़ा सा हमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी वैसे भी फील हो रहा है। अच्छा जी, सबसे अच्छा इसके बाद हमारे पास तो वो तो हमारी विजुअल रिप्रेजेंटेशन के अंदर डिफरेंसेस थे। देन हमारे पास आ जाते हैं डिफरेंसेस बिटवीन इनके जो एक्चुअल, अगर हम थ्योरेटिकल बेसिस के ऊपर बात करें तो सबसे पहले जो हमारा जो जो है ना
AOA नेटवर्क है वो बेसिकली ज़्यादा पॉपुलर रहा है 60s के अंदर और 70s के अंदर ज़्यादातर पॉपुलर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, जो हमारा AON है बेसिकली वो फोकस करता है टास्क के ऊपर, और जो हमारा AOA है वो बेसिकली माइलस्टोन्स के ऊपर फोकस कर रहा होता है, ठीक है ना। AON किस तरीके से टास्क के ऊपर फोकस कर रहा होता है, हमें पता है कि हमारा फिनिशिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट उसके अंदर डिफाइन होता है, ठीक है ना, हमने खुद बताया होता है उसके अंदर। तो इस वजह से मतलब हमें क्लियर कट पता लग रहा होता है कि हम टास्क के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और AOA के अंदर हम माइलस्टोन्स के ऊपर डिस्कस कर रहे होते हैं, क्योंकि हर एक माइलस्टोन के अगेंस्ट हमने एक ना एक एक्टिविटी की है। जैसे कि हम इधर देख सकते हैं, जो राइट साइड पे हमारा AOA है, मतलब हर जगह पे कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है, तो मतलब ये हमें क्लियर कट डिफाइन कर रहा है। देन हमारे पास जो AON है बेसिकली ये ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल है रादर देन AOA। बेसिकली हमें पता लग गया कि जो AON है उसके अंदर हमें कोई डमी एक्टिविटी नहीं बनानी पड़ती, एक टास्क को हम देखते हैं एंड देन उसको सिंपली टास्क को प्रोजेक्ट कर देते हैं इन स्पेसिफिक जो हमारे जो भी पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन है उसके अंदर हम कर देते हैं, एंड देन AOA के अंदर हमें कुछ डमी एक्टिविटीज के बारे में बताना पड़ता है, ठीक है। एंड देन हमारे पास जो AOA है, लेटर्स असाइन टू एन एरो, वेयर एज AON लेटर्स असाइन टू द नोड। ये हमें पता लग गया कि जी AOA के अंदर हम लेटर्स जो हैं उनको देते हैं एरोस के थ्रू हम बताते हैं, और AON के अंदर हम नोड के अंदर बताते हैं। लास्ट जो हमारा choices between both of two is personal preference, ठीक है। It is not any there is no any compulsion to choose one of them, and we cannot say that this one thing is better than this one, ठीक है ना। It is totally depending on your preference, on your personal choice. So I think so there is no more debate on this thing. So the last topic is the deterministic time estimates. अब ऑब्वियस सी बात है कि हमने एक सारा प्रोजेक्ट कर लिया, तो इसके अंदर एक मेन चीज जो है, एक तो हमने अपनी कॉस्ट को देखना होता है, और दूसरा हमने एक चीज पढ़ी थी अपनी टाइम को एनालिसिस हमने करना था कि टाइम इसकी टाइम की जो फिजिबिलिटी है वो कितनी है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जी अब हमने अपने टाइम को भी डिटरमिन करना शुरू करना है आहिस्ता आहिस्ता कि टाइम एफिशिएंट है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना, इसके अंदर दो तरह की चीजें जैसे हमने पहले पढ़ी थी, ठीक है। पर्ट और CPM दो तरीके होते हैं। प्रोबेबिलिस्टिक एक टेक्निक आ जाती है, एक डिटर्मिनिस्टिक आ जाती है। प्रोबेबिलिस्टिक के अंदर हमने जैसे पढ़ा था कि टाइम हमारा सर्टेन होता है, जो है ना बेसिकली अनसर्टेन होता है। अच्छा, उसके बाद डिटर्मिनिस्टिक के अंदर जो है ना बेसिकली अच्छा डिटर्मिनिस्टिक के अंदर वेरिएशन आ रही होती है, एंड देन प्रोबेबिलिस्टिक के अंदर जो है ना कुछ सर्टेन चीजें होती हैं। अच्छा, देन हमारे पास आ जाते हैं पाथ्स टू बी कंसीडर्ड। अच्छा, अब ऑब्वियस सी बात है कि हमने जब एक एक्टिविटी करनी है, कोई भी करना है, तो हमें एक कोई ना कोई पाथ फॉलो कर रहे होते हैं। हमने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में भी एक पाथ पढ़ा है, हमने गैंट चार्ट में भी एक पाथ पढ़ा है, हमने पर्ट CPM में भी एक पाथ पढ़ा है। तो टाइम एस्टिमेशन के लिए भी एक हमारा पाथ होगा, जिसको हम ट्रेड मार्क रख के, बेंच मार्क रख के आगे चीजें करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक लेंथ का पता होना चाहिए, द लेंथ ऑफ ईच पाथ। देन क्रिटिकल पाथ हमें पता होना चाहिए, एंड देन द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है, और द अमाउंट ऑफ स्लैक टाइम फॉर ईच पाथ। एक तो हमने क्रिटिकल पाथ का पढ़ा था कि क्रिटिकल पाथ होता है जो लेंथीएस्ट पाथ होता है, ठीक है। एक तो हमें वो पता होना चाहिए, एंड देन हमें स्लैक टाइम का पता होना चाहिए। स्लैक टाइम क्या था एक्चुअली, वो ये था कि जो हमें बताता है कि जो हमारा अलाउएबल स्लिपेज बताता है किसी भी पाथ से, कि मतलब कितना टाइम मजीद लग सकता है, कितना डिले आ सकता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो मतलब हमारी एस्टिमेशंस के अलावा कितना टाइम लग रहा है इसके ऊपर, तो हम वो ग्राफ आप देख सकते हैं। पहला पाथ है, इधर से लेके सेकंड पाथ है, वो हमारा 4 और 5 के अंदर डिवाइड हो रहा है। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले जो हमारे पास वीक्स थे, इनको हमने क्या किया है, इन सारों को हमने एक पाथ, द लास्ट वन इज 1 3 5 6, ठीक है। अब इसका जो सबसे पता लगता है 1 2 5 6 जो है ना हमारा
मतलब 20 उसका आंसर है, ये इसका मतलब क्रिटिकल पाथ है। अब क्या हमने क्या करना है, जो हमारा लास्ट स्टेप था कि हमने क्रिटिकल जो वो हमारा जो स्लैक था ना, हमने उसको आइडेंटिफाई करना है। स्लैक को किससे आइडेंटिफाई करेंगे, जो हमारा सबसे बड़ा जो लेंथ थी उससे हमने बाकियों को सब कर देना है। मतलब 20 माइनस 18 कर देंगे, पहले में वो 2 आ रहा है, एंड देन फिर जो लास्ट है उसके अंदर हमें 20 माइनस 14 करेंगे तो हमारे पास आंसर 6 आ रहा है। तो मतलब ये हमें बता रहा है कि कितना डेविएट कर रहा है, मतलब कितना डिफरेंस आ रहा है, और इस तरह करके ये हमें उसने सारी चीज़ें जो है ना क्लियर कट बता दी हैं। सो समरी इस चीज़ की है कि हमारा जो था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 4 किस्म की चीज़ें पढ़ी हैं। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर था हमारे पास, देन गैंट चार्ट से कुछ, देन हमने पर्ट सीपीएम के बारे में पढ़ा, देन उनकी फर्दर एक्सप्लेनेशन थी ये सारी। तो इन बेसिकली इन सारी चीज़ों के अंदर हमने यही चीज़ पढ़ी है कि हम अपनी जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी हमारी हमने अपने कॉस्टिंग के जितने भी डिसीजन मेकिंग करनी है, अपने टाइम एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग जितनी भी स्ट्रेटजीज बनानी है, वो हम किस तरीके से एफिशिएंटली कर सकते हैं, और हमने जो भी एक्टिविटीज़ करनी है आपस में हम रिलेशनशिप किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जहाँ पे बात होगी वहाँ पे हमारी टाइम मैनेजमेंट भी आ जाएगी और कॉस्ट मैनेजमेंट भी आ जाएगी। तो दैट्स वाई हमने ये सारे एरियाज इस सारे टॉपिक के अंदर कवर किए हैं। सो this is all from my side. So if you have any question, then you can ask. Otherwise, thank you so much.